टेप रीडिंग क्या होता है? टेप रीडिंग का मतलब ये होता है कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं उनको इस चीज का आभास हो जाता है कि मार्केट में अभी क्या होने वाला है। ये इंट्यूशन उनको उनके एक्सपीरियंस की वजह से होता है, उनके रेगुलर चार्ट फॉलोअप्स की वजह से होता है। जो लोग रेगुलरली चार्ट्स देखते हैं उनको कैंडल देखकर समझ में आ जाता है कि बाइंग ज्यादा स्ट्रांग है या सेलिंग ज्यादा स्ट्रांग है। ये एक्सपीरियंस आने में 10 से 15 साल समय लगता है। इस समय को कम करने के लिए और अपनी आंखों को जल्दी ट्रेन करने के लिए मैंने अपने दिमाग में जो है उन सारी चीजों को चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। जो प्राइस एक्शन मुझे समझ में आता था उसको मैंने कोड करके चार्ट में ही उतार दिया। ऐसा करने से मुझे एनालिसिस करने का टाइम साइंटिफिकली रिड्यूस करने में हेल्प हुई है। पहले एक चार्ट को मार्किंग करने में मुझे 10 मिनट लगते थे, अब वह 10 सेकंड में हो जाता। और जो मैं सिखाता हूँ वो मैं लोगों को दिखा सकता हूँ कि ये इस तरह से मार्किंग है, वो ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई किया जा सकता। बहुत बार मैंने ये देखा है कि लोग समझ जाते हैं कोर्स में कि हाँ ऐसे ऐसे जोन आइडेंटिफाई करना है, इसको यूज करना है, लेकिन जब वो एक्चुअल प्रैक्टिस करने जाते हैं तो उनको वो जोन मार्क ही करना नहीं आता, या फिर उनका जोन और जो उनका ट्रेनर है उनका जोन दोनों अलग अलग होते हैं। तो इस तरह का अगर कंफ्यूजन हो जाए तो फिर आगे बढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है और लर्निंग का टाइम बढ़ जाता है, लर्निंग का लंबा हो जाता है। बट इसको मैंने कोड करके कन्वर्ट कर दिया है चार्ट में, इसकी वजह से ये टाइम बहुत ही कम हो जाता है। अननेसेसरी मार्किंग का जो टाइम लग रहा है वो कम होने की वजह से हम बाकी चीजों पे ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत ही डिफरेंट है। जब हम प्राइस का मूवमेंट देखते हैं कि कैंडल साइज बड़ा है या छोटा है, इसको मैं कैसे डिसाइड करूंगा? अगर मैं सिर्फ एक कैंडल देखूंगा तो उससे तो पता नहीं चलेगा कि कैंडल बड़ी है या छोटी है। उस स्टॉक के हिसाब से बड़ी या छोटी हो सकती है। कोई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें 2% 3% का मूव तो रोज ही आता है, तो उसमें अगर 5% का कैंडल बनेगा तो वो बड़ा होगा। पर कुछ स्टॉक्स होते हैं जिसमें आधा परसेंट 1% ऐसे ही मूव आते हैं, तो उसमें अगर 2% का मूव आता है तो वो बड़ा कैंडल हो जाएगा। इन चीजों को देखने के लिए मुझे बहुत दिक्कत होती थी, कभी कभी कैलकुलेशन करने पड़ते थे। उसी तरह से वॉल्यूम देखने के लिए कि वॉल्यूम ज्यादा है या कम है, पुराने 5 कैंडल के मुकाबले कितना ज्यादा है, इनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। इन चीजों को भी मैंने कोड कर डाला तो उससे क्या हुआ कि मेरा वो एनालिसिस का टाइम भी बहुत कम हो गया। ऐसे ही अलग अलग इंडिकेटर्स डेवलप करते करते एक इंडिकेटर हमने ऐसा डेवलप कर लिया है जिसमें हम ट्रेंड का पता कर सके सिर्फ कैंडल का कलर देख के। इसमें ये पता चलेगा कि ट्रेंड अप है, डाउन है या साइडवेज है। कुछ लोग बोलेंगे कि इस तरह के इंडिकेटर तो पहले से मौजूद है, जैसे सिंपल हाइकेनेशी कैंडल्स है या रेंको चार्ट्स है जिसमें कलर या तो रेड होता है या ग्रीन होता है। और उससे भी बोलेंगे कि हमें तो इससे पता चल जाता है। जिनको ये सही लगता है वो यूज कर सकते हैं। मैंने ट्राई करके देखा लेकिन इसमें साइडवेज डायरेक्शन का पता ही नहीं चलता, या तो अप दिखाते हैं नहीं तो डाउन दिखाते हैं। और इसमें कैंडल का साइज भी चेंज हो जाता है, जो एक्चुअल कैंडल है उनका साइज चेंज हो जाता है, उनका पैटर्न चेंज हो जाता है। तो उसकी वजह से कैंडल स्टिक एनालिसिस नहीं कर सकते। तो मैं आपको अभी हमारे टेप रीडिंग टूल के बारे में बता देता हूँ। इसमें जो 2 पॉइंट यूज होते हैं उसमें से एक पॉइंट है रिवर्सल पॉइंट और दूसरा है स्विंग पॉइंट। जो रिवर्सल पॉइंट है उसका मतलब है या तो बाइंग पॉइंट बनता है या तो सेलिंग पॉइंट बनता है। जब बाइंग पॉइंट बनता है वो बाइंग लेवल होता है, मोस्टली वहां से अच्छा इंपल्स क्रिएट हुआ होता है, और जो सेलिंग पॉइंट बनता है उससे अच्छा डाउन इंपल्स क्रिएट हुआ होता है। बाइंग रिवर्सल पॉइंट कब बनता है? जब कोई कैंडल एक प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज होती है। इसमें नंबर ऑफ कैंडल्स को हम इनपुट देते हैं, जैसे हम 3 कैंडल पैटर्न 5 कैंडल पैटर्न यूज करते हैं तो हम या तो 3 कैंडल यूज करेंगे, 5 कैंडल यूज करेंगे। तो जब 5 कैंडल के बाद कोई प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस कर रहा है और क्लोज हो रहा है तभी उसको काउंट किया जाएगा। अगर 2 ही कैंडल में पुराने स्विंग हाई को क्रॉस कर दिया तो उसको नहीं काउंट करते। कम से कम नंबर ऑफ कैंडल जो हमने मेंशन किया है उतना होना चाहिए। तो मोस्टली मैं 5 कैंडल यूज करता हूँ। तो जब मैंने 5 कैंडल सिलेक्ट किया, चौथे कैंडल में पुराने स्विंग हाई को क्रॉस करके कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, तो वहां पे रिवर्सल पॉइंट नहीं बनेगा। पर जब भी 5 या उससे ज्यादा कैंडल के बाद पुराने स्विंग हाई को क्रॉस करके नया कैंडल उसके ऊपर क्लोज होता है तो नया बाइंग रिवर्सल पॉइंट बनता है। कुछ लोग इसको डिमांड जोन बोलते हैं, कुछ लोग इसको सपोर्ट बोलते हैं। इसको नाम चाहे कुछ भी दे दो, लेकिन इनका फंक्शन यही है कि जब तक एक बाइंग पॉइंट टूटेगा नहीं तब तक ट्रेंड डाउन नहीं होगा। ठीक इसके उल्टा जब डाउन ट्रेंड चल रहा है तो स्विंग लो ब्रेक नहीं होता है। ठीक इसके उल्टा जब कोई स्विंग लो ब्रेक होता है तो उसके ऊपर एक स्विंग हाई बनता है, सेलिंग एरिया बनता है। इस एरिया को सप्लाई एरिया या रेजिस्टेंस भी कहा जा सकता है, और यहाँ से प्राइस नीचे आने की संभावना होती है। ये रिवर्सल पॉइंट मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा और वहां फिर से एक्सप्लेन करूंगा। टेप रीडिंग टूल से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इन स्विंग पॉइंट को और रिवर्सल पॉइंट को यूज करते हैं। जब ट्रेंड अप है तो बाइंग पॉइंट बनते जाते हैं और सेलिंग पॉइंट ब्रेक होते जाते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ट्रेंड अप है तो सेलिंग पॉइंट का कोई रोल नहीं, वो ब्रेक होते ही होते हैं। जब हम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं और ट्रेंड अप है तो ऊपर चाहे कितने भी सेलिंग एरिया हो उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर ट्रेंड अप है तो सेलिंग एरिया ब्रेक होते होते जाएंगे, और अगर ट्रेंड डाउन है तो नए सेलिंग एरिया बनते जाएंगे।
और बाइंग पॉइंट गायब होते जाएंगे। जब पुराना बाइंग एरिया टूटे और नया सेलिंग एरिया बने तब हमारे लिए डाउन ट्रेंड है। जब नया बाइंग एरिया बने और पुराना सेलिंग एरिया टूटे तब हमारे लिए ट्रेंड अप है। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक बाइंग एरिया ब्रेक नहीं होता तब तक डाउन ट्रेंड शुरू नहीं होता, जब तक सेलिंग एरिया ब्रेक नहीं होता तब तक अप ट्रेंड शुरू नहीं होता। टेप रीडिंग टूल में 6 अलग अलग ट्रेंड्स है जो हम टेप रीडिंग के डिटेल्स में देखेंगे।